लेवल 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ है, सारा कागज़ ਵਿੱਚ है। कोई बंदा आऊगा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ और ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में हुआ इजाफा। पेट्रोल 28, डीजल 26 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर आज कांग्रेस करेगी पार्टी का रुख। पीएम मोदी ने 24 जून को बुलाई है सर्वदलीय बैठक। भारत में वैक्सीनेशन में बना रिकॉर्ड, मध्य प्रदेश में भी रिकॉर्ड टीकाकरण। एक दिन में 84 लाख टीका लगने पर बोले पीएम मोदी, कहा वेल डन इंडिया। कोरोना टीकाकरण को लेकर बीजेपी आप आमने सामने, बोले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कहा वैक्सीन के बजाय विज्ञापन पर पैसे खर्च कर रहा केंद्र। और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार की रिपोर्ट को बताया गलत, कहा राज्य में 0.95% पर पहुंची कोरोना वैक्सीन की बर्बादी। एनबी न्यूज देख रहे हैं, यहां पर मैं हूं आपके साथ सादा बत्रा। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी और अहम खबर क्यों ले चलते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहां तेल के दामों में फिर आग लगती नजर आ रही है। पेट्रोल 28 और डीजल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। यहाँ पेट्रोल डीजल के फिर दाम बढ़ चुके हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, और अगर डीजल की बात करें तो 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। ये बड़ी और जो अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी है। 29 दिनों में 7.18 रुपए महंगा हुआ है पेट्रोल। 29 दिन में 7.45 रुपए महंगा हुआ है डीजल। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। लगातार आम आदमी का बोझ भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। काफी चिंता का विषय है, क्योंकि पेट्रोल जिस तरीके से बढ़ रहा है, आम आदमी पर बोझ लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है। आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में आग लग चुकी है, और लगातार तेल के दामों में आग ही लग रही है। यहाँ आम आदमी पर बोझ काफी ज्यादा बढ़ गया है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं। और अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल 28 और डीजल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है।
लगातार आम आदमी पर बोझ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डीजल में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ राजीव तिवारी जुड़ चुका है। राजीव, क्या कहेंगे आप, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, आम आदमी पर बोझ लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है और आम आदमी की चिंता भी बढ़ना काफी ज्यादा अहम है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा किया जा रहा है। 28 पैसे 29 पैसे लगातार पर डे के दर से बढ़ाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के माध्यम से ही तो जो ट्रांसपोर्टेशन चलता है वो कहीं ना कहीं अब महंगा होता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों की जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो महंगी होती जा रही है, चाहे वो दूध हो या सब्जियां हो या फिर और जैसे चीजें हो, तो लगातार कहीं ना कहीं उनके दाम भी बढ़ते चले जा रहे हैं। मगर बात करें जिस तरीके से दवाइयों की, तो दवाइयां भी लगातार ट्रांसपोर्टेशन के महंगे होने से कहीं ना कहीं दवाइयों को प्रति असर पड़ रहा है और दवाइयां भी महंगी होती चली जा रही है। और जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर लोगों को परेशानी हो रही है, काम नहीं है, जॉब स्टार्ट चुकी है और बिजनेस ठप हो चुके हैं, मगर इस समय सरकारें जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए चले जा रही है, उससे कहीं ना कहीं जो जनता है वो बिल्कुल परेशान है और उनकी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं अब शर्मनाती जा रही है। जी जी, सही कहा आपने राजीव। महंगाई तो चरम सीमा पर है ही और पेट्रोल डीजल बढ़ने से आम जनता काफी ज्यादा चिंता में पड़ गई है। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, इसका कोई समाधान? देखिए, बिल्कुल पहले जिस तरीके से बात करें पेट्रोल डीजल के जिस दामों में इजाफा किया जा रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं सरकारें जिम्मेवार है, क्योंकि सरकारें चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, दोनों ही अपने अपने तरीके से टैक्स लेती है, जीएसटी लेती है। मगर कहीं ना कहीं अगर वो जीएसटी और टैक्स के अंदर कटौती करती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल सकती है जनता को। मगर जिस तरीके से अभी तक लगातार जिस तरीके से इजाफा किया जा रहा है और लगभग 1 महीने के करीब हो चुका है दामों में इजाफा करते हुए, तो कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल परेशान है और जनता का गुस्सा भी कहीं ना कहीं अब फलकता हुआ नजर आ रहा है। जी सही कहा आपने, जनता का गुस्सा बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पर बोझ पड़ रहा है और काफी ज्यादा चिंता का विषय। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, खबरों का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस का जम्मू कश्मीर मामलों पर कोर समूह आज बैठक करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 24 जून को बुलाई गई इस कांग्रेस शासित प्रदेश के राजनीतिक दलों की बैठक को लेकर पार्टी का रुख तय किया जाएगा। बताते चले कि पार्टी सूत्रों ने बताया कि इस डिजिटल बैठक का मुख्य एजेंडा पीएम के साथ होने वाली बैठक को लेकर पार्टी का रुख तय करना है। यहां पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अगुवाई में कांग्रेस के समूह में पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, करण सिंह और प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर शामिल हैं। बताते चले कि कांग्रेस ने अब तक ये तय नहीं किया है कि वो इस बैठक में शामिल होगी या नहीं। हालांकि इस बैठक से पहले उसने कहा कि केंद्र को संविधान और लोकतंत्र के हित में जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। यहां पीएम मोदी की ओर से 24 जून को जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें, कांग्रेस का जम्मू कश्मीर मसलों पर आज बैठक होने वाली है और ऐसे में इस बैठक के काफी ज्यादा अहम मायने हैं। अब देखना यह है कि जो 24 जून को पीएम ने बैठक बुलाई है उसमें कांग्रेस शामिल होती है या नहीं, ये बड़ा सवाल उठता है। तो यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 24 जून को बुलाई गई इस केंद्र शासित प्रदेश के राजनीतिक दलों की बैठक को लेकर पार्टी का रुख तय किया जाएगा। आज जो बैठक होने वाली है उस बैठक में आज रुख तय किया जाएगा। और नारदा सिंह मामले में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की अपील पर सुनवाई करेगा। बताते चले कि इसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उन्हें राज्य के कानून मंत्री मुलाय घटक को 17 मई को अपनी भूमिका पर हल्फनामा दाखिल करने से मना किया गया। तो यहाँ नारदा सिंह टेप मामले में सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया था। ये भी बताते चले कि जस्टिस हेमंत गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की पीठ मुख्यमंत्री घटक और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दायर अलग अलग अपीलों पर सुनवाई करेगी। अधिवक्ता आस्था शर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि उच्च न्यायालय का आदेश पर्याप्त न्याय के सभी सिद्धांतों के खिलाफ है। इस तथ्य के आलोक में सीबीआई ने न केवल एक तत्काल सूची प्राप्त करने में सक्षम थी बल्कि उस पर रोक भी लगाई गई थी। आपको बता दें, नारदा सिंह मामले में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट बंगाल की ममता बनर्जी इस मामले पर सुनवाई करेगा। बताया जा रहा है कि इस अपील पर सुनवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि ये भी कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है और उस मामले पर आज सुनवाई की जाएगी।
और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली दौरे पर हैं। उनकी इस यात्रा की खबर के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बताते चले कि इन दिनों मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा जोरों शोरों पर है और ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचने पर पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान वो अपनी पार्टी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए पीएम मोदी के सामने अपनी बात रख सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार नीतीश की पार्टी जेडीयू से भी किसी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल सकता है। आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली दौरे पर हैं और ऐसे में इस यात्रा की खबर के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जिस तरीके से आज उनका दिल्ली दौरा है, ऐसे में कई अहम चर्चा भी हो सकती है। अब देखना ही है कि आगे क्या होने वाला है। दरअसल यह इन दिनों मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा जोरों शोरों पर थी और ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचने पर पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। और केंद्र की नई केंद्रीकृत टीकाकरण नीति के पहले दिन सोमवार को आंध्र प्रदेश में कोरोना टीकों की 13,72,481 खुराकें दी गई। कोविड-19 समीक्षा बैठक में बोलते हुए सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि राज्य में बने पैमाने पर टीकाकरण करने के लिए एक प्रभावी तंत्र है। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को एक ही दिन में रिकॉर्ड संख्या में टीके लगाकर नया रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए बधाई दी। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि उन्हें साबित कर दिया है कि अगर राज्य को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए तो वो बड़ी संख्या में टीके लगा सकते हैं। राज्य में एक प्रभावी तंत्र है और ऐसे में आशा कार्यकर्ता, एएनएम और ग्राम और वार्ड सचिवालय कर्मचारी और प्रत्येक मंडल में 2 पीएससी शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि टीके उपलब्ध होने के बाद उन्हें एक और मेगा ड्राइव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और देश में कोरोना संक्रमण का कहर अब भी जारी है और इस बीच कोरोना मरीजों के लिए ओडिशा के संबलपुर में 11 रुपए की एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। यहां साथी ट्रस्ट के पूर्व उपाध्यक्ष सिद्धार्थ साहा ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करने के लिए इस विचार के साथ आए थे कि लोगों से अधिक शुल्क ना लिया जाए, क्योंकि वो कोविड पीक के दौरान थे और ये 2 ड्राइवरों के साथ 24 घंटे की सेवा है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से अगर बात करें तो ओडिशा में कोरोना पर पकड़ बनाने के लिए काम कर रहे प्रशासन को बड़ी राहत मिली है। ओडिशा में 2 महीने बाद पहली बार बीते दिन पॉजिटिविटी रेट और दर 5% से नीचे पहुंचा है। वहीं पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते ये दर 10% पर था। टीपीआर में गिरावट के बावजूद नमूनों की जांच में जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी वो 6 जिलों से मिले हैं। भद्रक, बालासोर, खुदरा सहित कम से कम 6 जिलों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और वो इसलिए क्योंकि 14 से 20 जून के बीच 10 से अधिक टीपीआर था। यहाँ भद्रक में साप्ताहिक टीपीआर 15.66 था और इसके बाद अगर बालासोर की बात करें तो यहाँ बालासोर का 14.86 और जाजपुर का 14.44 था। पश्चिमी ओडिशा के नौआपाड़ा जिले में टीपीआर 10.45 पर बढ़ रहा है। यहाँ जिस तरीके से कोरोना मरीजों की मदद के लिए सराहनीय कदम उठाया गया है और ऐसे में आपको बता दें कि ओडिशा संबलपुर में मरीजों के लिए भी अब अच्छी पहल शुरू की गई है। यहाँ कोरोना मरीजों के लिए सराहनीय कदम उठाया गया है। जिस तरीके से कोरोना महामारी बढ़ रही है और ऐसे में अच्छी पहल भी की गई है। उधर बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में मंगलवार को अनलॉक 2 की अवधि समाप्त हो रही है और इसके साथ ही बुधवार 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक बिहार में अनलॉक 3 शुरू हो जाएगा। आपको बताते चलें कि सोमवार को ही इसकी घोषणा की जा चुकी है। अनलॉक 3 में कई क्षेत्रों में राहत दी गई तो कई क्षेत्रों में अभी भी पाबंदी जारी है। बताते चले कि सोमवार को अनलॉक 3 की हुई घोषणा के अनुसार सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 100% उपस्थिति के साथ खुल जाएंगे। दुकानें 7 बजे संध्या तक खुलेंगे, जबकि नाइट कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। और इसके अलावा पार्क और उद्यान की बात करें तो यहाँ सुबह 6 बजे सुबह से 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। बताते चले ये भी कि धीरे धीरे बिहार में कोरोना के नए संक्रमणों में कमी आ रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक कर रहे हैं और समीक्षा भी करते हुए नजर आ रही हैं और इसके साथ शर्तों के साथ धीरे धीरे छूट भी दी जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण की संख्या जो कम हो रही है वह बढ़ने ना लगे। अब बिहार में 23 जून से
6 जुलाई तक नियमों के साथ अनलॉक 3 शुरू किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहां कोरोना की बढ़ती रफ्तार में कमी देखी गई है। बिहार में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे थे, अब रफ्तार में कमी होती नजर आ रही है। और यहां राहत की खबर तो ये है कि बिहार में अब अनलॉक 3 शुरू हो गया है और आज अनलॉक 2 समाप्त हो जाएगा। ये राहत भरी खबर सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे थे और ऐसे में अनलॉक कर दिया गया था और अब फिलहाल अनलॉक 3 की तरफ बिहार बढ़ रहा है। हालांकि कुछ नियम बदले जाएंगे, लेकिन फिर भी पाबंदी वही की वही रहेगी। कोरोना नियमों का पालन करना बेहद ही अनिवार्य बताया जा रहा है। बिहार में आज अनलॉक 2 समाप्त होगा। तो यहाँ अगर पार्क और उद्यान वगैरह की बातें करें तो यहाँ 12 बजे तक वो खुले रहेंगे। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। हालांकि प्रशासन अलर्ट पर है। बिहार सरकार ने भी कई आदेश जारी कर दिए गए हैं। बावजूद इसके लोगों को भी अब सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से अगर लापरवाही लोग बरतते हैं तो मामले और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। और ऐसे में इसी को देखते हुए कई क्षेत्रों में पाबंदी अभी भी जारी है। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अब जोरों शोरों पर हैं। जिस तरीके से 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अब बीजेपी उपाध्यक्ष AK शर्मा का बयान सामने आया है। यूपी से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आगामी चुनाव जीतने में PM मोदी का नाम ही काफी है, ये बयान सामने आया है। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अटकलें भी तेज लगाई जा रही हैं। तैयारियां जोरों शोर पर है। अब देखना ही है कि किसकी पार्टी का दमदमा यहां बसता है। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों पर है। बीजेपी उपाध्यक्ष AK शर्मा का बयान सामने आया है। यहां बीजेपी उपाध्यक्ष AK शर्मा का बयान सामने आया है। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा है कि आगामी चुनाव जीतने में PM मोदी का नाम ही काफी है। तो यहाँ आगामी चुनाव जीतने के लिए PM मोदी का नाम ही काफी है, ये बयान सामने आया है। आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव 2022 में हैं और ऐसे में तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। और कोरोना के मामले भले ही कम होने लगे हों, लेकिन इसके बावजूद वायरस का बढ़ता रूप डरावना होता नजर आ रहा है। इस बात के साक्ष्य ये है कि कोरोना की दूसरी लहर का कारण कोरोना का डेल्टा वेरिएंट प्रमुख था। अब इस बात की भी चिंता बढ़ गई है कि वेरिएंट के नए म्यूटेशन डेल्टा प्लस या AY.01 तेजी से बढ़ रहा है। जानकारी ने यहाँ बताया है कि यहाँ इशारा किया गया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन और इन्फेक्शन इम्यूनिटी को भी चकमा दे सकता है। भारत के प्रमुख वायरोलॉजिस्ट और INS
सीओजी के प्रमुख सदस्य प्रोफेसर शाहिद जमील ने कहा कि इस बात का अंदेशा लगाया जा सकता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट इम्यूनिटी और वैक्सीन के साथ साथ पहले के इन्फेक्शन से विकसित इम्यूनिटी को भी धोखा दे सकता है। यहाँ प्रोफेसर जमील ने यह भी कहा कि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डेल्टा प्लस में वो सारे लक्षण हैं जो ओरिजिनल डेल्टा वेरिएंट में थे। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो K417N नाम का म्यूटेशन जो दक्षिण अफ्रीका में बीटा वेरिएंट में पाया गया था, उससे भी इसके लक्षण मिल रहे हैं। तो यहाँ झारखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। जो झारखंड में कोरोना वायरस की तीसरी लहर अगले 6 से 8 सप्ताह के अंदर आ सकती है, ऐसा विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है। कोविड की आशंका पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमें कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन लें और दूसरों को भी प्रेरित करें। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ट्विटर पर उन्होंने ये चीजें लिखी हैं कि साथियों, आज भले ही अपने राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या पूरे देश में सबसे कम है, भले ही रिकवरी दर 98% से ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके खतरा अभी टला नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार 6 से 8 सप्ताह में तीसरी लहर हमें परेशान कर सकती है। राज्य सरकार ने तीसरी लहर से लड़ाई के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन आप सबके सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। उन्होंने ये भी अपील की कि लॉकडाउन में भले ही छूट दी गई है, लेकिन यहाँ कोरोना के गाइडलाइंस का पालन पूरी सख्ती और मुस्तैदी से करें, दूसरों को भी समझाएं। वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार हम तेजी से वैक्सीन लगवाने की प्रक्रिया पर कार्य कर रहे हैं। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, इसलिए आप भी पूरी तरह से निश्चित होकर यह वैक्सीन लगवाएं। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यहां बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने निकल कर आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। तो यहां यूपी से इस वक्त की अहम जानकारी निकल कर आ रही है। 10 क्विंटल गांजा बरामद हुआ है। तो यहां एसटीएफ के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। 10 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। यहाँ गांजा बरामद किया गया है। 2.5 करोड़ गांजे की कीमत बताई जा रही है। यहाँ गांजे की कीमत अगर बता दें तो 2.5 करोड़ बताई जा रही है। यूपी से ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है और देश में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान शुरू कर दिया गया है, जिसका असर अब साफ नजर आ रहा है। देश में रिकॉर्ड 81 लाख लोगों को टीका लगाया गया और इस कड़ी में केरल में वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया गया है। केरल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तिरुवनंतपुरम में बुजुर्गों और मरीजों का घर घर जाकर वैक्सीनेशन किया। बुजुर्गों और मरीजों को वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचने में तकलीफ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यह सराहनीय कार्य किया। बताते चले कि पूरे देश में केरल एक ऐसा राज्य है जहां वैक्सीन की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं हुई है। First, we have listed out the palliative patients registered in our palliative care unit. So that comes about around 43 to 44 patients. And according to the new government order, we have to also include people who are unable to move out of their house due to old age or any other debilitating diseases and all. So we are including that people also. So average number comes around 130 to 140 patients. और कोरोना वैक्सीन को लेकर अल्पसंख्यक समाज में फैली भ्रांतियों और यहां अफवाहों को दूर करने के लिए उद्देश्यों से यूपी के महाराजगंज जनपद के नोतनवा नगर पालिका में कोरोना वैक्सीन जागरूकता कार्यक्रम और विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। बताते चले कि इसमें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने पहुंचकर जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए लगभग 300 से ज्यादा लोगों ने टीकाकरण करवाया। टीकाकरण को लेकर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों को कोरोना महामारी की भयावहता और वैक्सीन के महत्व और इसकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वैक्सीन लगवाया है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा है। और मैसेज देना चाहता हूँ कि जो है आप लोग अफवाहों से घबराएं ना, वैक्सीन जरूर लगवाएं और बेहद जरूरी है। कोरोना के मतलब चैन को तोड़ने के लिए वैक्सीन ही जरूरी है। और सपा नेता सुनील सिंह यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए दिखाते हैं। हिसाब किताब दे दो। लोग, देश जानना चाहता है कि पीएम केयर फंड में कितना आया और कितना आपने खर्च किया और कितना अभी भी आप दबा के बैठे हैं। ये देश भी जानना चाहता है। आप तो ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, अपने आप को फकीर कहते हैं, तो आपको बताना चाहिए देश अगर जानना चाह रहा है तो। सर, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा
कि कुछ समय पहले कई पॉलिटिकल लीडर्स थे अलग अलग पार्टीज के जिन्होंने कोविड वैक्सीन को लेकर सवाल उठाया था कि कैसे होगा, क्या होगा। कुछ ने उसको भाजपा की भी वैक्सीन कहा, लेकिन अब जब पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है तो खुद भी वैक्सीन के लिए आगे आ रहे हैं लगवाने के लिए, तो अब उनको क्या हो गया, क्या चीज थी जिसने उनके मन में बदलाव कर दिया? पहले तो वो ऐसे नहीं थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से वैक्सीन पर राजनीति कर रही है, तो अगर बीजेपी राजनीति करेगी तो उसका जवाब राजनीति से होगा। अगर निष्पक्ष होकर के आप अच्छे मन से अगर मुफ्त में टीका लगवाएंगे पूरे देश में, इसी बात को तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि सरकार को चाहिए पूरे देश में मुफ्त टीका लगवाए। तो हम तो धन्यवाद देंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनकी सरकार को, कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात मानी और उस पर काम करना शुरू कर दिया। सर, आज स्मृति ईरानी ने वहां के जो पश्चिम बंगाल में। और अब खबर यूपी के गोंडा से है। जहां लगातार भारी बारिश होने के चलते ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ता ही नजर आ रहा है। हालांकि घाघरा नदी की बात करें तो यहां उसका जलस्तर अभी 12 सेंटीमीटर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन यहां नदी ने अपने तट पर कटान शुरू कर दी है। निचले इलाकों की बात करें तो वहां भी पानी भरना शुरू हो गया है, जिसके चलते निचले इलाकों में रहने वाले लोगों ने तटबंध और अन्य किसी ऊंचे स्थान पर अपना अस्थायी निवास बना लिया है। हाल ही में कुछ दिनों पहले ही भिखारीपुर सकरोर तटबंध के निरीक्षण करने आए जल संसाधन मंत्री ने अधिकारियों को बाढ़ को लेकर तैयारियां नहीं होने पर जमकर फटकार लगाई थी, लेकिन यहां फिर भी अभी तक कार्य संपूर्ण नहीं हुआ है। बताते चले कि वहीं देवीपाटन मंडल के आयुक्त SVS रंगाराव ने भिखारीपुर सकरोर तटबंधन का निरीक्षण किया और मंडलायुक्त से मंडल में बाढ़ को लेकर चल रही तैयारियों के बारे में जानकारी दी। पिछले साल में वहाँ भिखारीपुर में लगभग 350 मीटर का बंधा टूटा था। अब उसी का रिपेयर घाघरा के किनारे का है और उसी का रिपेयर हो गया है और उन्होंने विभाग ने सिंचाई विभाग ने अप्रैल से शुरू कर दिए हैं और इसमें एंड तक खत्म होना चाहिए था। उसी को निरीक्षण करने के लिए फ्राइडे को गए थे और वहाँ पर काफ़ी तो काम है, लगभग 90% काम तो हो चुका है और जो भी बंदा का है उनको जो खतर का लेयर लगना था उसी को भी काम चल रहा है। अब ये काम है लगभग 6.5 करोड़ का लागत का है और उसी में इसी हिसाब से जो राशि भी बाकी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद के खोरी गांव में पुलिस ने अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है और इसी के चलते फरीदाबाद पुलिस ने खोरी गांव में फ्लैग मार्च किया। बताते चले कि काफी संख्या में पुलिस बल ने इसमें हिस्सा लिया। 7 जून को सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट के एरिया में बसे खोरी गांव में हुए अवैध निर्माण को गिराने और इस इलाके को खाली कराने के निर्देश फरीदाबाद प्रशासन को दिए थे। इसी के तहत जिला प्रशासन पुलिस के साथ मिलकर इस इलाके को खाली करने की जगत में जुटा हुआ है। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार। जम्मू कश्मीर बैठक को लेकर आज कांग्रेस तय करेगी पार्टी का रुख। पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 जून को बुलाई है सर्वदलीय बैठक। जम्मू कश्मीर के नेताओं को भी दिया गया है न्योता। महबूबा मुफ्ती ने शिरकत से किया इनकार। भारत में वैक्सीनेशन में बना रिकॉर्ड, मध्य प्रदेश में भी रिकॉर्ड टीकाकरण। एक दिन में 84 लाख टीका लगने पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी, कहा वेल डन इंडिया। बोले 135 करोड़ देशवासियों ने मिलकर जीती कोरोना के खिलाफ जंग, लेकिन अभी भी है सावधान रहने की जरूरत। कोरोना टीकाकरण को लेकर आमने सामने आए बीजेपी और आपके नेता। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लगाया बड़ा आरोप। कहा वैक्सीन की बजाय विज्ञापन पर पैसे खर्च कर रहा है केंद्र। देश को अभी भी पूरी तरह से नहीं मिल पाई है कोरोना से निजात। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सामने आई सराफा कारोबारियों की नाराजगी। दुकानों को खोलने की अपील के साथ किया प्रदर्शन। हंगामा बर्पा होने के बाद पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। लॉकडाउन के चलते मार्केट बंद होने से बिफरे ज्वेलरी व्यवसायी। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंचे केजरीवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान, पंजाब में मुख्यमंत्री पद के लिए सिख समुदाय से ही होगा आपका चेहरा।
विधानसभा चुनाव में चौंकाने वाले आएंगे आम आदमी पार्टी के नतीजे। पंजाब दे इतिहास विच एक सुनहरा पन्ना, समुचे भारत विच पंजाब बनिया सिक्ख्या दे खेतर विच नंबर 1। भारत सरकार ने ऐलान किया कि अनुसूचित जातियां, लड़कियां ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। तमाम दर्शकों को बता दें, इस वक्त की अहम जानकारी यूपी से आ रही है। आज बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष आज बैठक करेंगे। आपको बता दें, यहां बीएल संतोष आज बैठक करने वाले हैं। प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं यूपी से इस वक्त की अहम जानकारी। आज बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। हाँ, यूपी में आज बीजेपी की बैठक होने वाली है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष बैठक करेंगे। यूपी से इस वक्त की अहम जानकारी। प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। यहाँ प्रदेश प्रभारी राधा मोहन भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। आगे क्या कुछ रणनीति होगी उस पर चर्चा की जाएगी। पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे ये बीएल संतोष। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में तैयारियां भी जोरों शोरों पर है। तो यहाँ विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। आज बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है।